वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेल, इससे पिछले वीडियो में काफी सारी बातें मैंने आप लोगों को बताई थी, जिसमें मैंने आपको चुंबकत्व का अणु सिद्धांत बताया था। क्लियर? इसके साथ साथ मैंने बताया था कि किसी भी चुंबक के चुंबकत्व का विनाश किस प्रकार किया जा सकता है। साथ साथ मैंने आपको यह भी बताया था कि नरम लोहा और स्टील में क्या अंतर है। सही बोल रहा हूं? इसके बाद आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपको चुंबकत्व का अणु सिद्धांत क्लियर है तो कुछ एक क्वेश्चंस ऐसे हैं जो ऑटोमेटिकली अपने आप क्लियर हो जाते हैं। ठीक है ना? अब हमारे सामने छोटे-छोटे क्वेश्चन बचे हैं जो मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप लोग स्वयं बता देंगे। और ये क्वेश्चन मैं बजाय समझाने के छोटे छोटे रूप में, ट्रू फॉल्स के रूप में, सही गलत के रूप में आपसे पूछूंगा, आप लोग मुझे जवाब देना। ठीक है? जवाब दोगे? चलो ठीक है। तो इससे पहले कि मैं आपसे जवाब पूछूं, एक दो बातें आपसे और जानना चाहता हूं। चुंबकीय पदार्थ, जब भी चुंबकीय पदार्थ बोलते हैं हमारे दिमाग में क्या आता है? लोहा लंगड़ हमारे दिमाग में आने लगता है। अब कोई भी चुंबकीय पदार्थ है, जैसे मान के चलो मेरे हाथ में ये लोहे की छड़ है, ठीक है, सामान्य लोहा है, तो ये काहे से मिलकर बना है? छोटे छोटे चुंबकों से मिलकर बना होता है, जिन्हें आणविक चुंबक या मूल चुंबक कहते हैं। ये तो बताया था कल। तो अभी इसके अंदर जो छोटे छोटे अणु चुंबक हैं वो कैसे व्यवस्थित हैं? बंद श्रृंखला में व्यवस्थित है। विभिन्न आकृतियों के ये बंद समूह बना रहे हैं, जिसकी वजह से इसका चुंबकत्व है शून्य हो गया है। क्लियर है? सही बोल रहा हूं? और जब इसी को अगर हम किसी चुंबक के पास रख देते हैं तो इसमें चुंबक के लक्षण आ जाते हैं, यानी ये कौन सी अवस्था में आ जाता है? चुंबकित अवस्था में आ जाता है। यहां तक पूरी कथा क्लियर है? सोच लो। तो अगर कोई तुमसे सामान्य तौर पर यह पूछे कि कोई चुंबकीय पदार्थ है, तो बताओ उसके अंदर जो छोटे छोटे अणु चुंबक होंगे वो कैसे व्यवस्थित होंगे? बंद श्रृंखला में। मतलब आपको समझ में आता है? क्लियर है? खत्म कहानी, तो फिर कुछ बचा नहीं। तो अब मैं एक एक करके बैक टू बैक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बताना। ठीक है? चुंबक के अंदर खाली स्थान ध्रुव होते हैं, समझ गए? चुंबक के अंदर दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। क्लियर? और बताओ, चुंबक के दो समान ध्रुवों के बीच सदैव, हाँ, यानी एक उत्तरी ध्रुव है, दूसरा भी उत्तरी ध्रुव है, तो समान ध्रुवों के बीच सदैव प्रतिकर्षण बल लगता है और विपरीत ध्रुवों के बीच सदैव आकर्षण बल लगता है। सब समझते हैं इस बात को? अगर किसी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक हवा में लटका दिया जाए तो वह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। ये भी बात आप लोग जानते हो। क्लियर है? आपको मालूम है कि स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ही क्यों ठहरता है? समझते हैं। ये छत है, छत से मैंने एक धागा बांध दिया है और मैंने एक चुंबक अध पर लटका दिया है इससे। क्लियर है बॉस? क्या है ये? चुंबक। चुंबक के अंदर दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। बोलो भैया, सही बोल रहा हूं? अब होता क्या है, हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर भी चुंबकीय क्षेत्र होता है। पृथ्वी का अपना खुद का एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो जाहिर सी बात है, पृथ्वी का अगर चुंबकीय क्षेत्र होगा तो उसमें भी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होंगे। तो ये मैंने आपका पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव बना दिया और ये मैंने पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव बना दिया। अब आप बताओ, ये पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव है, ये पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव है, और ये जो हमने चुंबक लटकाई है उसका ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। अब आप बताओ, अगर मैंने इस चुंबक को अधपर हवा में लटका दिया तो ये जो पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव है ये इनमें से किसको खींचेगा? उत्तरी ध्रुव को खींचेगा। तो जे जाए जालंग सरकाए लेगो, और ये उत्तरी ध्रुव किसको खींचेगा? दक्षिणी ध्रुव को। तो ये चुंबक जो है वो घूमकर कैसी हो जाएगी? ऐसी हो जाएगी। नहीं है? बात समझ में? सीन क्लियर है? ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। आप इसे किसी भी दिशा में घुमा दो, लेकिन पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, पृथ्वी के जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होंगे, चाहे खींच के अपनी लंग ले आएंगे। नहीं यही बात समझ में? इसीलिए बोला जाता है स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। कहानी समझ में आ रही है? क्लियर है? लेकिन ये सब होता किसकी वजह से है? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की वजह से। क्लियर? बात समझ में आ रही है? लेकिन आपको बता दूं, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र आप लोगों के सिलेबस में रहा नहीं। बहुत कुछ पढ़ाता था उसमें, अभी क्रॉस लगवाऊंगा इस चैप्टर में, आगे जाके जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। फिलहाल ये बात समझ में आई कि स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। और बताओ, चुंबक सदैव चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। समझ गए आप लोग? और बताओ,
चुंबक के पास जब कोई चुंबकीय पदार्थ रखा जाता है तो वह खाली स्थान की घटना द्वारा उस चुंबकीय पदार्थ को चुंबकित कर देता है। चुंबकीय प्रेरण, सब पढ़े लिखे हो, बता सकते हो। यानी चुंबक चुंबकीय प्रेरण की घटना द्वारा चुंबकीय पदार्थों को चुंबकित कर देता है। क्लियर है? और सुनो, कोई चुंबक है, चुंबक के अंदर दो ध्रुव होंगे, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। अब अगर कोई न्योक है, जैसे ये चुंबक है, ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है, कोई न्योक है कि जब चुंबक है मैं बीच में से काटेंगे और काट के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव अलग करेंगे, है जाएगा? कभी नहीं होंगे, क्योंकि भैया ये जो चीजें हैं छोटे छोटे चुंबकों से मिलकर बनी होती हैं। आप इसकी छार छार कर दोगे ना तो भी वो अपने आप में एक पूर्ण चुंबक ही होगा, उसमें दो ही ध्रुव होंगे, एक अकेला ध्रुव संभव ही नहीं है। समझ में आ रही है मेरी बात? एक अकेले ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता है। क्लियर? चुंबक का आप कितना भी छोटे से छोटा टुकड़ा कर दो, वो अपने आप में एक पूर्ण चुंबक ही होता है। जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? और बताओ, तुम ही बता दो, चुंबक के चुंबकत्व का विनाश किस प्रकार किया जाता है? गर्म करके, ठोक कर, पीट कर, घिस कर हम चुंबक के चुंबकत्व का विनाश कर सकते हैं। तो मुझे लगता है आपका खेल हो गया, चुंबक के सामान्य गुण खत्म हो चुके हैं। क्लियर? तो अब आप बता सकते हैं चुंबक के सामान्य गुण। एक बार फटाफट मैं बैक टू बैक बोल देता हूं, समझ लो। चुंबक के अंदर दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। चुंबक के चुंबकत्व का अगर विनाश करना है तो हम उसे ठोक कर, पीट कर, गर्म कर सकते हैं। यस और नो? क्लियर है? चुंबक चुंबकीय पदार्थों को चुंबकीय प्रेरण की घटना द्वारा चुंबकित कर देता है। बोले भैया एक अकेले ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता है। चुंबक के समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण बल और विपरीत ध्रुवों के बीच आकर्षण बल लगता है। चुंबक चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। सीन क्लियर है? तो देखो स्टार्टिंग में मैंने एक क्वेश्चन छुड़वाया था, चुंबक के सामान्य गुण बताइए, हो गया आपका। इसके बाद हम लोग जो क्वेश्चन प्रिपेयर करने जा रहे हैं वो कह रहा है चुंबकीय पदार्थ तथा चुंबक में अंतर बताइए। ये भी आपको पढ़ने की कदापि आवश्यकता नहीं है, आप जानते हैं। क्लियर? और इस क्वेश्चन का आंसर भी मैं आप लोगों से ही पूछूंगा, छोटे छोटे क्वेश्चनों के रूप में पूछ रहा हूं, आप मुझे बताना। ठीक है? मेरे से बात की जा रही है कि मैं चुंबकीय पदार्थ और चुंबक में अंतर बताऊं। किस किस में अंतर बताऊं बेटा? चुंबकीय पदार्थ और चुंबक में अंतर बताऊं। ठीक है? चलो तो अंतर बताते हैं। अंतर बंतर तो बाद में देखेंगे, पहले आप मुझे बताओ चुंबकीय पदार्थ तुम्हारे दिमाग में क्या आया? लोहा लंगड़ आ गया। अब आप बताओ, लोहा लंगड़ है, चुंबकीय पदार्थ है, तो उसके अंदर जो छोटे छोटे चुंबक हैं वो कैसे व्यवस्थित होते हैं? हो गया खेल? और चुंबक के अंदर कैसे व्यवस्थित होंगे? बात समझ में आ गई? एक अंतर हो गया। यानी क्या बोलूंगा, चुंबकीय पदार्थ के अंदर जो छोटे छोटे अणु चुंबक होते हैं आपस में मिलकर बंद समूह बना लेते हैं। क्लियर है? और चुंबक के अंदर जो छोटे छोटे अणु चुंबक होते हैं वो सीधी श्रृंखला में व्यवस्थित होते हैं। समझ गए? अच्छा फिर से बताओ, ये क्या है? यानी कि हवा में स्वतंत्रता पूर्वक लटका दूं, कहीं भी ठहर सकता है, उसकी कोई निश्चित दिशा तो नहीं होगी। और स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। समझ गए? अच्छा और बताओ, चुंबकीय पदार्थ यानी काय की बात कर रहा हूं? लोहा के बगल से लोहा ले आऊं, का होगा? यानी एक चुंबकीय पदार्थ के पास कोई दूसरा चुंबकीय पदार्थ रख दिया जाए तो उनके बीच ना कोई आकर्षण बल लगेगा ना कोई प्रतिकर्षण बल लगेगा। अब आ जाओ, चुंबक के बगल से चुंबक ले आओ, तो अगर समान ध्रुव हुए तो प्रतिकर्षण बल लग जाएगा, विपरीत ध्रुव हुए तो आकर्षण बल लग जाएगा। जो बोला समझ में आया? अच्छा और बताओ, ये बताओ, चुंबकीय पदार्थ के बगल से मैं दूसरा चुंबकीय पदार्थ लाया, ये उसी टाइप का पॉइंट हो गया दोबारा से, है ना, पर थोड़ा सा डिफरेंस भी है यहाँ। चुंबकीय पदार्थ के बगल से दूसरा चुंबकीय पदार्थ ले आया, तो बताओ उनके बीच क्या होगा? न कोई आकर्षण बल लगेगा न कोई प्रतिकर्षण बल लगेगा। लेकिन चुंबक के बगल से कोई चुंबकीय पदार्थ ले आया तो आकर्षित कर लेगा। नहीं यही बात समझ हो गया? अंतर पढ़ लो। इसके बाद हमारे सामने जो अगला क्वेश्चन है, कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग नियम से आप क्या समझते हैं, समझाइए। तो चलिए जानते हैं कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग नियम से हम क्या समझते हैं। इस कथन को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग ये सूत्र अच्छे से याद रखेंगे
कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग नियम का जो सूत्र है वो F बराबर μ0/4 m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये सूत्र घोट कर पी जाओ आप लोग। F इज इक्वल टू μ0/4 m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है? अब यहां पर ये चीजें है क्या ये समझते हैं। इतना आप पढ़ के आए हो अभी तक। μ0/4 तो नियतांक होता है, इसका मान तो आप समझ ही गए। और μ0/4 का मान आप सभी को मालूम है 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। पढ़ा है अपन ने बचपन में। μ0/4 नियतांक होता है, इसका मान होता है 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। हर कोई वाकिफ है? बोलो भैया, अच्छी बात है। बाकी की कहानी समझते हैं। यहां पर क्या है, गौर से देखिएगा। यहां पर ये एक ध्रुव है जिसकी ध्रुव प्रबलता m1 है। ये दूसरा ध्रुव है जिसकी ध्रुव प्रबलता m2 है। और इन दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी r है। कितनी है? r। अब ये जो m1 m2 है ना, ये आज आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो। ध्रुव प्रबलता क्लियर। सारी चीजें गई तेल लेने। पहले तुम मुझे ये बताओ, ये प्रबल वर्ड का मतलब क्या होता है? हैं? प्रबल माने क्या होता है? हैं? मजबूत। हाँ, मजबूत। कोई वर्ड आया, मजबूत, शक्तिशाली, उसे प्रबल बोलते हैं। बोले भैया, अच्छी बात है, बड़े समझदार हो। का है जे का बनाओ, मैंने बताइए। चुंबक का है ये? चुंबक के जे का है? ध्रुव। क्लियर। अब चाहे मैं अगर लोहे के बुरादे में डालूं और फिर बाहर निकालूं तो लोहा जमा है जाओ कहाँ पे? हाँ, यहाँ पे सबसे ज्यादा लोहा जमा होता है, बताया था आपको है। तो इन ध्रुवों के अंदर चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता है। ध्रुवों की इस ताकत को हम लोग बोलते हैं ध्रुव प्रबलता। समझ गए? क्या बोलते हैं? हाँ, और ध्रुव प्रबलता को अक्षर स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर। स्मॉल m क्या है? ध्रुवों की ध्रुव प्रबलता। नहीं आई बात समझ में? ध्रुव प्रबलता यानी उनकी किसी भी चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित करने की क्षमता या शक्ति। बात समझ में आ रही है सभी को? तो ध्रुव प्रबलता वर्ड अगर आपकी लाइफ में आएगा बार बार तो मन बदले होगे। क्लियर है? तो यहाँ m1 m2 क्या है? ध्रुव प्रबलताएं। दो अलग अलग ध्रुवों की ध्रुव प्रबलताएं। R क्या है? जोर से बोलो। दोनों ध्रुवों के। हाँ, R क्या है? और m1 m2 क्या है? हाँ, दोनों ध्रुवों की ध्रुव प्रबलताएं। दोनों ध्रुवों की ध्रुव। तो आओ गौर से देखो, ये जो मैंने सूत्र लिखा है, अगर मान के चलो इसमें एक उत्तरी ध्रुव हुआ, एक दक्षिणी ध्रुव हुआ, तो इनके बीच कैसा बल लगेगा? आकर्षण बल लगेगा। लेकिन अगर मान के चलो एक उत्तरी ध्रुव हुआ और दूसरा भी उत्तरी ध्रुव हुआ तो प्रतिकर्षण। और अगर एक दक्षिणी हुआ दूसरा दक्षिणी हुआ तो प्रतिकर्षण। यानी मुझे इतना मालूम है कि ध्रुव को से हुए बल या तो आकर्षण लग जाओ या प्रतिकर्षण लग जाओ, जाके अलावा को तीसरा बल हो तो इन्होंने। यस और नो? तो F यहां पर क्या है? बल, फोर्स, बल। ये बल किसके बीच में लग रहा है? तो F को ऐसे बोलूं, दो ध्रुवों के बीच लगने वाला बल। ये ऐसे बोलूं, दो ध्रुवों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। जब मोह खोलो और बोलो का F। हाँ, दो ध्रुवों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। ये सूत्र मुझसे कह रहा है कि ये जो बल है, ये जो बल है, कौन सा बल? दो ध्रुवों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। तो ये जो बल है ना, वो उन दोनों ध्रुवों की ध्रुव प्रबलताओं के गुणनफल के समानुपाती। यहां पर आप m1 और m2 का गुणा ही तो कर रहे हो, कुछ बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा ही तो करते हो। बोलो भैया। तो यहां पर जो बल है वो दोनों ध्रुवों की ध्रुव प्रबलताओं के गुणनफल के समानुपाती है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। बोलो भैया, सही बोल रहा हूं? तो सुन लो, कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम के अनुसार
किन्हीं भी दो ध्रुवों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों ध्रुवों की ध्रुव प्रबलताओं के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर है? किसी ने कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम पूछ लिया तो बता दोगे? मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग नियम के अनुसार किन्हीं भी दो ध्रुवों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों ध्रुवों की ध्रुव प्रबलताओं के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सीन क्लियर है यहां तक सभी को? किसी को कोई दिक्कत? सबसे पहले कथन पढ़ लो, फिर आगे की बात करूंगा। तो उम्मीद करता हूं सबको कथन याद हो गया होगा। क्लियर? फिर से बोल रहा हूं, किन्हीं भी दो ध्रुवों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों ध्रुवों की ध्रुव प्रबलताओं के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो भैया इस सूत्र के आधार पर ही मैंने ये दो समीकरण तान दिए। बोलो भैया, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। उपरोक्त समीकरणों को मिलाने पर, अब ये सब काम आप पहले भी कर चुके हो चैप्टर 1 में। उपरोक्त समीकरणों को मिलाने पर दोनों समीकरणों को अगर मिलाऊंगा तो ये नजारा ऐसा हो जाएगा, F समानुपाती m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। समानुपाती हटाते हैं, नियतांक आता है, तो F बराबर म्यू अपॉन 4 पाई m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अगर आपको याद हो, आपने पढ़ा था बायो सेवर्ट के नियम में, म्यू बराबर होता है म्यू आर इंटू म्यू जीरो। तो म्यू की जगह अगर म्यू आर इंटू म्यू जीरो चिपकाऊंगा तो नजारा ये हो जाएगा, म्यू की जगह म्यू आर इंटू म्यू जीरो, बाकी का सब वैसा की वैसा। बोलो भैया, सीन क्लियर है सभी को? अब बताओ म्यू आर बराबर कितना होता है? 1। किसके लिए? म्यू आर बराबर 1 हवाय निर्वात हेतु। सीन क्लियर है ना सभी को? हवाय निर्वात हेतु, हवाय निर्वात हेतु है ना। तो हवाय निर्वात हेतु म्यू आर बराबर 1 रख दोगे तो क्या बचेगा? केवल म्यू 0 बटे 4 पाई m1 m2 अपॉन, क्यों क्या निकाला है तुमने? ये बल निकाला है, बल का मात्रक न्यूटन, बल को न्यूटन में नापते हैं। ये बेटा हमारा जो सूत्र आया है वो एसआई पद्धति में। अब तुम ही बता देना एसआई से सीजीएस में बदलना है, क्या करूं? कर चुके हैं, अब तो ये काम बहुत कर चुके हैं, तो प्रैक्टिस हो चुकी है। सीजीएस में बदलेंगे तो म्यू 0 अपॉन 4 पाई हट जाएगा, क्या बचेगा? m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब बताओ मात्रक क्या लिखूं? डायन, क्योंकि सीजीएस पद्धति में बल को डायन में नापते हैं। यस और नो? बोले भैया, सही जा रहा हूं मैं? अच्छा, और सुने, गौर से सुनिएगा। अगर यहाँ तक पूरी कथा हमारी क्लियर हो गई तो हमको ये बात समझ में आई एसआई पद्धति में क्या सूत्र है, सीजीएस पद्धति में क्या सूत्र है। आपने सूत्र क्या याद किया है? F बराबर म्यू 0 बटे 4 पाई m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो जाने अनजाने ये सूत्र तभी आया है जब हमने म्यू आर बराबर 1 रख दिया। इसका मतलब अगर किसी भी जगह मैं ये वाला सूत्र लगा रहा हूं तो कहीं ना कहीं ये मान के चल रहा हूं कि ये दोनों ध्रुव के चारों तरफ माध्यम कौन है? हवा। समझ में आ रही है बात? अगर यहाँ माध्यम हवा के बजाय कुछ और हुआ तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो फिर म्यू आर का मान रखना पड़ेगा, वो क्वेश्चन में देगा जो भी होगा। समझ में आ रही है बात? तो इसमें म्यू आर का गुणा और होगा। बात समझ में आ रही है सभी को? ये बात मैंने बायो सेवर्ट के नियम में भी आपसे कही थी, अगर आपको याद हो तो। क्लियर है? अगर मैं किसी भी जगह ये सूत्र लगा रहा हूं तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं मान के चल रहा हूं कि ये दोनों ध्रुव के चारों तरफ माध्यम कौन है? हवा। सीन क्लियर है? जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? तो अगर किसी ने कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम मुझसे पूछ लिया तो मैं बता दूंगा। क्लियर? क्या नियम है? किन्हीं भी दो ध्रुवों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों ध्रुवों की ध्रुव प्रबलताओं के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सीन क्लियर है सभी को? सारी चीजें आपको क्लियर है? म्यू आर म्यू 0 ये मैं आपको बायो सेवर्ट के नियम में भी बता चुका हूं। सारी चीजें क्या होती हैं? म्यू को हम लोग निरपेक्ष चुंबकशीलता बोलते थे, म्यू आर को आपेक्षिक चुंबकशीलता बोलते थे, म्यू 0 को निर्वात की चुंबकशीलता बोलते थे। बोलो भैया। और म्यू 0 का मान तो फिक्स होता है, कितना होता है? 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। कहते आवे जईते ही तो आवे जी, 4 पाई उठाएगा जालंग कर दई है बस। तो म्यू 0 बराबर आएगा कि नहीं? नहीं, यही बात समझ। क्लियर है? देख लो पूरा कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम। उसके बाद अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद।